बच्चों, आवाज आ रही है? हेलो। ओके, चलिए। अभी ऑन करवाते हैं, रुकिए। लास्ट में अच्छा डिस्कशन करना है। डिस्कशन के लिए बोला था क्या आज? आप लोग ऐसे बोल रहे थे तो कल सॉल्व ही कर लोगे? कर लोगे सॉल्व? पक्की बात है? चलिए, एक दिन का समय आपको और देते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। कहाँ तक कंप्लीट हुआ था बताइए? फोटो सेल हो गया था। फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। देखिए, फोटो सेल ईएम वेव स्पेक्ट्रम बन गया था। बच्चों, ईएम वेव स्पेक्ट्रम बनवाया था क्या? चलिए, देखिए, ये प्रॉपर्टी भी हो गई थी। देखो, हेडिंग लिखिए, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। सुनिए अब ध्यान से। फेलियर ऑफ वेव थ्योरी की अगर बात करें तो बच्चों थोड़ा सा शांत हो जाइए और सुनिए ध्यान से। हो गई बातें खूब सारी आपकी। पीछे बालक, इधर इधर इधर, बालक बालक, याद रखो, फोर्थ फ्लोर पे बैठे हुए हैं हम। सुनिए अब ध्यान से। हमारे पास लाइट को हम मानते थे वेव थ्योरी में वेव, मतलब लाइट का जो एब्जॉर्प्शन हमारे पास होता था वो होता था बच्चों वेव की फॉर्म में। हमारे पास किसकी फॉर्म में? वेव। क्वांटम थ्योरी में लाइट को मानते थे क्वांटम, मतलब एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में हमारे पास लाइट का एब्जॉर्प्शन होता था। और यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मतलब क्वांटा की फॉर्म में हो रहा है। और हम अगर बात करें वेव थ्योरी में तो लाइट का एब्जॉर्प्शन हमारे पास होता है वेव की फॉर्म में। मतलब लाइट आ रही है, मतलब वेव हमारे पास आ रही है, मेटल पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है वेव की फॉर्म में। अब कुछ पॉइंट्स हमारे पास जो वेव थ्योरी के फेल हुए उसकी बात करते हैं, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी की। पहला पॉइंट हमारे पास जो फेल हुआ, देखिए, पहला पॉइंट हमारे पास ये था कि अगर वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं पहले बच्चों में, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर मैं लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाऊं तो आप सब जानते हो अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। पढ़ा है ना? इसका मतलब अगर हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएं तो हमारे पास क्या बढ़ेगा? वेव का एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी बढ़ने से वेव का एम्पलीट्यूड हमारे पास इंक्रीज होगा। इसका मतलब ये वेव जिस पार्टिकल के साथ एसोसिएट होगी, अगर आपने उसकी इंटेंसिटी बढ़ाई तो हो सकता है उसका एम्पलीट्यूड हमारे पास बढ़ जाए। अगर इस रिलेशन की बात करें उसके अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए ये वेव किसी पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन के साथ हमारे पास एसोसिएट हुई, तो जिस एटॉमिक वाइब्रेशन उसके जिस एम्पलीट्यूड पर हो रहे थे, अब उसके एटॉमिक वाइब्रेशंस जो होंगे वो हमारे पास हो जाएंगे चेंज। जैसे हमारे पास लाइट आई मेटल पर, मतलब वेव इंसिडेंट हुई, हमने ऐसा माना। जिस भी पार्टिकल के साथ ये वेव एसोसिएट हुई, वेव मिली, तो वेव मिलते ही हमारे पास उसके एटॉमिक वाइब्रेशंस कुछ थे इस तरह से, मान लीजिए इस एम्पलीट्यूड पर। अगर हमने लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया तो इंटेंसिटी बढ़ने से उसके एटॉमिक वाइब्रेशन जो पहले हमारे पास इस तरह से हो रहे थे, क्योंकि मेटल पर लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, वेव हमारे पास इंसिडेंट हुई, उसके एटॉमिक वाइब्रेशंस पहले यहाँ पर कहीं थे, इंटेंसिटी बढ़ने से उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता है, तो उसके एटॉमिक वाइब्रेशंस कुछ ऐसा हो गए। वहां माना जाता था कि मेटल पर लाइट इंसिडेंट हो रही है, मतलब वेव आ रही है, वेव आने से उसका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, इसको एटॉमिक वाइब्रेशंस बढ़ रहे हैं, मतलब उस पर लगने वाला जो जर्क था, मतलब जो फोर्स था, वो हमारे पास इंक्रीज होता जा रहा है इंटेंसिटी बढ़ने से। ऐसा कुछ माना जाता था वेव थ्योरी में। इंटेंसिटी बढ़ेगा तो वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड से उसकी हमारे पास एनर्जी बढ़ेगी जिस पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट है। क्यों एनर्जी? क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल आपके इंटेंसिटी बढ़ने से एक पोजीशन पर दूसरी पोजीशन, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर मूव करा है। अच्छा बताइए, कोई भी पार्टिकल अपने एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर कब मूव कर सकता है? जब उसके पास क्या हो? एनर्जी
क्या हो, एनर्जी। बिना एनर्जी के मूवमेंट नहीं हो सकता। मतलब इंटेंसिटी बढ़ने से वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ा, एम्पलीट्यूड से एनर्जी, और एनर्जी से बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की हम यहाँ पर कहते थे कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। मतलब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी डिपेंडेंट मानी जाती थी अकॉर्डिंग टू दी वेव थ्योरी। ऐसा माना जाता था कि इंटेंसिटी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि वहां पर एनर्जी वेव का एब्जॉर्प्शन जो होता, लाइट का एब्जॉर्प्शन जो होता था वो वेव की फॉर्म में एब्जॉर्प्शन होता था। और इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही है, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, उसके एटॉमिक वाइब्रेशंस बढ़ रहा है, रखने वाला जर्क बढ़ रहा है, और जर्क बढ़ रहा है मतलब ऐसा माना जाता था कि उसकी एनर्जी हमारे पास बढ़ती जा रही है। फोर्स बढ़ेगा, जर्क बढ़ेगा, और फोर्स क्या करेगा, उसकी एनर्जी को इंक्रीज करेगा हमारे पास, इसलिए एटॉमिक वाइब्रेशंस हमारे पास बढ़ रहे थे। तो अगर अपन बात करें, क्या काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी डिपेंडेंट माना जाता था किसके अकॉर्डिंग, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग। बट अगर अपन बात करें तो लेनार्ड ने, क्योंकि वहां ये माना जाता था कि लाइट वेव आई, उसका एब्जॉर्प्शन जो हमारे पास हुआ, तो वहां एनर्जी का स्टोरेज होता था। जैसे मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लाइट वेव हमारे पास इंसिडेंट हुई, वो अगर इलेक्ट्रॉन नहीं निकला तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है लाइट को। फिर नेक्स्ट लाइट आई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 3 की, वो इसको एब्जॉर्ब कर रहा है, वो स्टोरेज होता रहा, दो फिर 2 की हो रही 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा कुछ माना जाता था हमारे पास वेव थ्योरी में, स्टोरेज माना जाता था। तो इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब हमारे पास उसकी एनर्जी या बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ना माना जाता था वेव थ्योरी में। पर लेनार्ड ने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करके बता दिया, क्या बताया बच्चों, कि काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड ही नहीं करती गिवन फ्रीक्वेंसी के लिए। आप कितनी ही इंटेंसिटी बढ़ा लीजिए, वहां तो ये मैंने ऐसा माना था कि इंटेंसिटी जो होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इंटेंसिटी एनर्जी डिपेंडेंट होती है। एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया पर प्रॉपर बात सही है कि इंटेंसिटी एनर्जी डिपेंडेंट होती है, पर इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि एनर्जी बढ़ना हमारे पास वहां पर है, डिपेंडेंट होती है। चलो रिलेशन से अपन देख सकते हैं, पर यहाँ पर लेनार्ड ने एक्सपेरिमेंट करके बताया अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी इंटेंसिटी बढ़ा लो, काइनेटिक एनर्जी में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड ही नहीं करती गिवन फ्रीक्वेंसी के लिए। वेव थ्योरी में बोला गया कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई मेटल है और इस पर लाइट इंसिडेंट हो रही है, और अगर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हमारे पास अगर नहीं हो रहा, तो याद है इसके लिए वेव थ्योरी क्या कहती है, क्या बोला वापस सुनना। भला मोनोक्रोमेटिक लाइट भी आए और इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा अगर, तो इसके लिए वेव थ्योरी कहती है कि लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाइए आप। किसको बढ़ाइए, लाइट की इंटेंसिटी। क्यों, क्योंकि वहां इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब क्या बढ़ना मानना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ना मानते हैं। क्या बढ़ना मानते हैं, काइनेटिक। इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा तो आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ, एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा वहां से। क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब वहां पर मानते थे कि काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना है, आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाइए, एक समय ऐसा आएगा उसकी उसके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकल जाएगा, वॉट एवर द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट। ये स्टेटमेंट था वहां का, भले लाइट की फ्रिक्वेंसी कुछ भी हो, वॉट एवर द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट। लेनार्ड ने कहा अच्छा, उसने कहा ये लीजिए, ये मेटल है, लाइट आ रही है वेव की फॉर्म में, ये मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लाइट आई, इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है न्यू, वर्क फंक्शन है मेटल का मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होगी न्यू नॉट। क्या आप बता सकते हो बच्चों, न्यू और न्यू नॉट में कौन ज्यादा है, न्यू या न्यू नॉट, न्यू नॉट। लेनार्ड ने कहा, वहां ये बोला गया था वॉट एवर द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, भले लाइट की फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, अगर इंटेंस आपके इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा तो इंटेंसिटी बढ़ाती जाइए, एक समय बाद इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकल जाएगा, वॉट एवर द इंटेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। लेनार्ड ने कहा अच्छा ये लीजिए, आप कह रहे हो वॉट एवर द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट, ये लीजिए, इस पर लाइट गिराइए, आप पूरी ताकत लगा दीजिए, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करके बता दिया उसने। तो इसका मतलब वहां पर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की एग्जिस्टेंसी नहीं थी। वहां ये बताया नहीं गया कि किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए कुछ ना कुछ मिनिमम फ्रिक्वेंसी या मैक्सिमम वेवलेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, कि कोई थ्रेशोल्ड हमारे पास फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ भी हमारे पास चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए, ये वहां पर नहीं बताया गया। तो यहां पर दिक्कत, तो लेनार्ड ने कहा अगर इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ incident light is less than threshold frequency then the ejection of electron is not possible whatever the intensity of light। आप बोले कोई सी भी इंटेंसिटी की लाइट गिराइए, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है
आप कितनी ही इंटेंसिटी को बढ़ा लीजिए, इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर नहीं निकलेगा। एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करके बता दिया। तो यहाँ गड़बड़ हुई, मतलब वहां थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ डिफाइन ही नहीं की गई। वहां कोई ऐसी टर्म ही नहीं थी कि कोई मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकलने के लिए। और लास्ट पॉइंट, कि अगर किसी भी मेटल पर लाइट आ रही है तो वेव की फॉर्म में आएगी हमारे पास, और वेव की फॉर्म में आएगी, मान लीजिए जिस भी एरिया पर इंसिडेंट हो रही है लाइट वेव, इस एरिया पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती थी। जैसे मैं ये लाइट वेव आई इस मेटल पर, मेटल सरफेस, तो जिस भी एरिया पर आएगी उस पर इक्वली हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट होगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फिर इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को स्टोर करते हैं। जब एनर्जी सफिशिएंट हो जाती है तब इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकलते हैं। इसका मतलब पहले लाइट आई, फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई, फिर इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी स्टोर करी, जब सफिशिएंट हुई तब बाहर निकले। इसका मतलब इंसिडेंट ऑफ लाइट वेव और इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में टाइम लैग होता था। किसके अकॉर्डिंग? वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग वहां होता था हमारे पास टाइम लैग। बट अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन, अगर बात करें, आइंस्टीन ने कैलकुलेट किया कि फोटोन और इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन में 10⁻⁹ लगते हैं, जो बहुत कम है। 10⁻⁹ नेग्लिजिबल है। 10⁻³ का मतलब देखिए, 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा, इतना कम समय, 1 सेकंड का ही पता नहीं पड़ता। ये तो 10⁻⁹ है, -3 भी -9, इतना कम टाइम है कि फोटोन कब आया और इलेक्ट्रॉन कब निकला पता भी नहीं पड़ेगा। मतलब देयर इज नो टाइम लैग। आइंस्टीन ने ये बता दिया, ये भी कैलकुलेट कर लिया था, इंटरेक्शन में बहुत कम टाइम लगता है, वो नेग्लिजिबल ये अप्रोक्स, कोई टाइम ही नहीं लगता। मतलब तो हमारे पास, मतलब ये थर्ड पॉइंट था कि लाइट वेव इंसिडेंट ऑन मेटल इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इलेक्ट्रॉन्स इन एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन। जिस एरिया पर आएगी उस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। इलेक्ट्रॉन्स store this energy when it is sufficient and electron emission start, means that incident of light wave ejection of electron के बीच में क्या होता है? टाइम लैग। और वहां पर कोई टाइम लैग नहीं होता। तो ये 3 पॉइंट हमारे पास से वेव थ्योरी का। पहला पॉइंट वापस मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, फटाफट जवाब देना, यहीं पर रिवाइज हो जाएगा। बताइए, पहले वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करते हैं। बताइए, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर मैं लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो इंटेंसिटी बढ़ाने से लाइट का एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड से उसकी एनर्जी, एनर्जी से बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या डिपेंडेंट थी? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बढ़ने से वहां क्या माना जाता था? काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। बट अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट, केएमएक्स गिवन फ्रीक्वेंसी के लिए इंटेंसिटी पर डिपेंड ही नहीं करता। हमने तो ये बताया, एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया। सेकंड पॉइंट ये है, if monochromatic light is incident on metal and electrons are not emitted from the metal surface, then according to the wave theory, intensity of light should be increased when it is sufficient and electron emission start whatever the frequency of light. कहाँ बोला गया? But according to the experiment, if frequency is less than threshold frequency, ejection of electron is not possible, whatever the intensity of light। बने लाइट की कितनी ही इंटेंसिटी बढ़ा लो। और थर्ड पॉइंट, वहां पर टाइम लेग होता था और यहाँ पर कोई टाइम लेग नहीं होता। कुछ समझ में आई बात? वैसे इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर कुछ अपने अकॉर्डिंग लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो मॉड्यूल में। ये तीनों एनसीईआरटी के पॉइंट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए, चाहो तो कुछ ना कुछ टर्म्स आप लिख सकते हो, बाकी जरूरत है नहीं। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है फेलियर ऑफ वेव थ्योरी, आपके नहीं पूछा जाएगा, कोई क्वेश्चन आया भी नहीं है इस पर भी। हाँ ये बात तो है, आ गया तो इसलिए तो बताया, आ गया तो अपनी लैंग्वेज में लिख लो अगर इच्छा हो लिखने की। तो आप क्या करना, मॉड्यूल में दे रखे हैं तीनों पॉइंट, घर जाके बैठे बैठे आराम से लिखते रहना, समझ में आ गई? ऐसा कैसा नोट कर लीजिए ताकि रिवाइज हो जाएगा जब आप पढ़ोगे। बेटा अभी जो पढ़ाया जा रहा है वो चीज पूछे आप, है ना? पहले अभी क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब अभी आपके नहीं, डाउट आपको पूछना है। और डाउट्स जो है इस पे नहीं, आप यहाँ डाउट नहीं, जो चीज आपको पढ़ाया जा रहा है इसमें अभी कोई डाउट आया वो पूछ सकते हो आप, है ना? आप कह रहे हो कि इफेक्ट, अभी तो बता देता हूँ पर आगे ध्यान रखें, क्या कौन सा वाला के आपके क्वेश्चन क्या कहा गया है?
व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ आई, मतलब सैचुरेशन, आई सैचुरेशन इफ बोथ इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी डबल। बेटा कोई इफेक्ट नहीं आएगा अगर दोनों डबल कर दें। ठीक है ना। कुछ आपने दोनों एक साथ वैसे चेंज नहीं कर सकते, अगर वो क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों को चेंज किया जाए। देखो आप जानते हो आई बराबर, अभी तो बता रहा हूँ आगे ध्यान रखें, एन एच न्यू बाय ए होता है। जनरल रिलेशन है एच फिक्स यूनिट एरिया, तो मैं लिख सकता हूँ एन इज प्रोपोर्शनल टू आई बाय न्यू। ऐसे दोनों एक साथ कभी चेंज नहीं होते। बाई चांस अगर आपसे क्वेश्चन कह दिया कि इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बोथ आर डबल, जैसे वो बालक पूछ रहा है, दोनों को अगर डबल करोगे, एन के प्रोपोर्शनली होती है करंट, तो आपके पास दोनों को डबल करोगे, क्या कोई एन या करंट पर कोई इफेक्ट आएगा? नो, कोई आपके पास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर दोनों चेंज हो तो फिर जनरल रिलेशन की बात करेंगे, वैसे दोनों को चेंज नहीं करता। अगर क्वेश्चन कहे तो फिर जनरल रिलेशन। हाँ, ये स्टेटमेंट था कि if monochromatic light is incident on metal and electrons are not emitted from the metal surface, then according to the wave theory intensity of light should be increased. When it is sufficient, then electron emission start whatever the frequency of light. चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है, आ गया वाला, मिल गया पेज नंबर 117। ठीक है, चलिए बच्चों आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट हमारे पास अब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मैटर वेव्स। ये हो गया सबका कंप्लीट। देखो बच्चों, मैटर वेव्स ध्यान से समझना। मैटर वेव्स, मैटर वेव्स में ध्यान से समझिए क्या कहा गया है, कैसी वेव्स होती है हमारे पास मैटर वेव्स। सबसे पहले मैटर वेव्स में बात करते हैं बच्चों हम यहाँ पर मैटर की। पूरा न्यूमेरिकल पार्ट है, थोड़ा बहुत है कुछ थ्योरेटिकल, बाकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। पहले आपको बताते हैं कि मैटर वेव्स होती क्या है। देखिए बच्चों, मैटर वेव्स में मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले मैटर की। मैटर क्या होता है बच्चों? सॉलिड, लिक्विड या गैस। सॉलिड, लिक्विड या गैस, सब क्या है? मैटर। और उस मैटर के साथ एसोसिएट वेव्स क्या कहलाती है? मैटर वेव्स। अभी कंप्लीट डिफाइन करूंगा होती क्या है, अभी तो केवल इतना सब बताया मैंने कि मैटर के साथ एसोसिएट वेव्स हमारे पास कहलाती है मैटर वेव्स। हमारे पास मैंने आपको बताया था इसमें कॉम्पटन और रमन इफेक्ट भी है, आपके मॉड्यूल में दिया गया, आगे बताएंगे आपको लास्ट में, कभी टाइम बचेगा तो। सिलेबस में है नहीं पर लास्ट में जरूर बताऊंगा आपको कॉम्पटन और रमन। बस अभी इतना सा ध्यान रखिए, दोनों हमारे पास पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करते हैं। किसको सपोर्ट करते हैं? पार्टिकल। सबसे पहला हमारे पास यहाँ पर टॉपिक आता है और वो है डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट। बच्चों स्टार्टिंग में मिस्ट्री थी कि लाइट क्या है, वेव है या फिर क्वांटा है, फोटोन है। तो ये कहा गया कि हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे थे। कैसे थे बच्चों? ऐसे, वेरी गुड, जिसमें लाइट जो थी वो वेव की तरह बिहेव करती थी, और कुछ में वेव नेचर शो करती थी मतलब। और कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे थे, कैसे थे? ऐसे, जिसमें लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करती थी। फॉर एग्जाम्पल अगर पार्टिकल नेचर की बात करें तो पार्टिकल नेचर में कौन कौन आता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट और रमन इफेक्ट। ये सब किसको सपोर्ट करते हैं? पार्टिकल नेचर को। और कुछ इफेक्ट ऐसे होते हैं हमारे पास जिसमें लाइट कैसी नेचर? वेव, मतलब इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इन सब में लाइट कौन सी नेचर? वेव। मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट में लाइट की पार्टिकल नेचर और कुछ में वेव। मतलब लाइट की तो कैसी नेचर होती है? डुअल। डुअल नेचर हमारे पास होती है लाइट की। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट आया और वो था, आपने नाम सुना है, डी ब्रोगली का नाम सुना है? उसकी बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं डी
ब्रॉगली हाइपोथेसिस। देखो इसने कितनी जबरदस्त चीज सोची बच्चों। आपने बिग बैंग थ्योरी का नाम सुना? बिग बैंग थ्योरी में बताया जाता है कि हमारे पास पूरा यूनिवर्स का जो कंस्ट्रक्शन हुआ था वो दो चीजों से, और वो दो चीजें थी हमारे पास, एक तो लाइट रेडिएशन और दूसरा हमारे पास मैटर। क्या क्या थी बच्चों? लाइट रेडिएशन एंड मैटर। अब लाइट रेडिएशन और मैटर, लाइट रेडिएशन मींस लाइट और मैटर मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस, इनमें इतना जबरदस्त इंटरेक्शन हुआ, इनमें इंटरेक्शन से पूरे यूनिवर्स की कंस्ट्रक्शन की बात की गई, इनके इंटरेक्शन के बेसिस पर। लाइट रेडिएशन और मैटर जैसे जैसे टाइम आगे की तरफ बढ़ा, जो इंटरेक्शन हमारे पास बढ़ता गया, 10⁻⁴4 सेकंड, 10⁻⁻35 सेकंड, ऐसे ही आते आते 10⁻⁷ सेकंड तक आए, पूरे यूनिवर्स का कंस्ट्रक्शन हो गया। और उसके लिए जो हमारे पास रेस्पॉन्सिबल थे वो दो चीजें, लाइट रेडिएशन और मैटर, ये हम पढ़ते हैं बिग बैंग थ्योरी में। अब डी ब्रॉगली ने देखो कितनी जबरदस्त चीज सोची। इसने कहा कि हमारे पास नेचर में हर चीज जो है सिमेट्रिक वे में चलती है, सिमेट्री रखती है हर चीज। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें, जैसे अपन क्लास में अगर अपन यहाँ हैं, तो आप जो टेबल्स हैं वो आपको देखेंगे सब एक जैसी है, सिमेट्रिक वे में। लाइट्स लग रही है पूरे, आप इस रूम में इतनी सिमेट्री देख सकते हो, फैंस लग रहे हैं ऑलमोस्ट सब, एसी लगे हुए हैं, सब कुछ एक जैसे लगे हुए हैं, हर चीज सिमेट्रिक वे में। लाउड स्पीकर लगे हुए हैं दोनों आपके पास सिमेट्रिक, तीनों तीनों लाउड स्पीकर एक जैसे लगे हुए हैं। हाँ नोट करो तुम लोग तो, है ना। मान लो कर्टेन लगे हुए हैं, देखो आप सब एक जैसे, ऐसा तो नहीं एक लाल पीला नीला लगा हुआ ना। तो अगर अपन बात करें, ध्यान से सोचना, इसने क्या सोचा, इसने कहा नेचर में हर चीज जो है वो सिमेट्री रखती है। ये बात इसके माइंड में थी कि हर चीज सिमेट्री रखती है नेचर में। अब इसने कहा कि अगर लाइट रेडिएशन मींस लाइट, लाइट रेडिएशन मींस लाइट, इसने कहा अगर लाइट जो है वो डुअल नेचर का शो करती है। डुअल मतलब पार्टिकल और वेव, डुअल मतलब पार्टिकल और वेव। अगर लाइट रेडिएशन डुअल नेचर शो करते हैं मतलब पार्टिकल और वेव, जिसका प्रूफ इन लोगों के पास था। पार्टिकल नेचर का प्रूफ इनको कहां मिला था बच्चों? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और वेव नेचर का प्रूफ कहां मिला? कुछ याद आया? आईडीएससी में आपने पढ़ा होगा, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर आपके पास एनर्जी जीरो हो जाती है, और एनर्जी जीरो तभी होगी जब क्रस्टफ होंगे। कुछ याद आ रहा है? और क्रस्टफ किसमें होते हैं? वेव। लाइट की वेव नेचर का प्रूफ आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो, कहां पर? वाईडीएससी में। तो लाइट की डुअल नेचर का प्रूफ हमारे पास था। इन्होंने कहा, डी ब्रोगली ने सोचा कि हमारे पास लाइट की डुअल नेचर का प्रूफ है, लाइट की पार्टिकल नेचर का प्रूफ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, और वाईडीएससी में वेव नेचर का प्रूफ है, मतलब लाइट की डुअल नेचर का प्रूफ हमारे पास था। अब इसने सोचा कि नेचर में अगर हर चीज सिमेट्रिक वे में रहती है, सिमेट्री रखती है, तो जब लाइट रेडिएशन मींस लाइट अगर डुअल नेचर शो करते हैं, तो फिर मैटर को भी डुअल नेचर शो करना पड़ेगा। नहीं गुंडागिर्दी थोड़ी बेटा, पड़ेगा, चाहिए। सोच रहा है वो, एक्सपेरिमेंट नहीं, वो बंदूक लेके थोड़ी बैठा है। इसको अगर लाइट रेडिएशन डुअल नेचर शो करते इसको भी करना पड़ेगा, ऐसे नहीं। बिहार से हो क्या तुम? बिहार से हो? पता पड़ गया ना, खून में है मतलब। मजाक, मैं भी तो मजाक कर रहा हूँ। नहीं पड़ेगा जो वर्ड आता है, मैंने तो चाहिए बोला था बच्चों। इसको समझ लो, इसकी हाइपोथेसिस समझ में आएगी ना, वो काम नहीं आएगा मैं कहाँ से हूँ, ये काम आएगा कि मैं है ना, ये जो समझा रहा हूँ ये समझ में आ जाए पॉइंट आपके। ये देखो, अब इन्होंने ये सोचा कि जब लाइट रेडिएशन मींस लाइट अगर डुअल नेचर शो कर रहे हैं, तो फिर जिसका प्रूफ हमारे पास है, तो फिर जो मैटर है इसको भी, भाई हर चीज सिमेट्रिक वे में रहती है, सिमेट्री रखती है, तो अगर लाइट रेडिएशन डुअल नेचर शो कर रहे हैं तो फिर मैटर को भी डुअल नेचर शो करना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि जो मैटर है उसके पास पार्टिकल नेचर तो होता है। सर कैसे? कोई भी एम मास का मैटर है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एम इंटू वी, अगर किसी सरफेस पर इंसिडेंट होगा तो क्या ट्रांसफर हो रहा है? मोमेंटम।
क्या ट्रांसफर हुआ? मोमेंटम किसकी नेचर होती है? मोमेंटम किसका होता है? पार्टिकल या वेव? पार्टिकल। मतलब उसके साथ पार्टिकल नेचर तो हो सकती है, पर इन्होंने कहा उसके साथ वेव भी एसोसिएट होनी चाहिए। क्या एसोसिएट होनी चाहिए? वेव। आप सब जानते हो, आपने पढ़ा था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी कि लेमडा बराबर होता है एच, या पी बराबर एच बाय लेमडा। वहां से मैं कह सकता हूँ लेमडा बराबर कितना? एच बाय पी इज इक्वल टू एच बाय एम वी। वी हमारे पास यहाँ वेलोसिटी उस पार्टिकल की। अब देखिए, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की बात कर रहे थे अपन, इसने कितनी जबरदस्त चीज सोची, ध्यान से सुनना। इसने सोचा कि अगर लाइट रेडिएशन अगर डुअल नेचर शो कर रहे हैं तो फिर मैटर को भी डुअल नेचर शो करना चाहिए सिमेट्री के अकॉर्डिंग। मतलब मैटर के साथ पार्टिकल वेव नेचर तो है, पर वेव नेचर भी एसोसिएट होनी चाहिए मैटर के साथ। और बिल्कुल सही सोचा था इसने। इसने देखो कितनी जबरदस्त चीज सोची। मैं आपसे कहूं, बंदूक से गोली निकली, क्या निकली? गोली। कहाँ जाएगी? सामने। ऐसे जाती क्या? बंदूक से गोली निकलेगी तो ऐसे सामने तो मेरे इधर। वो साउथ की मूवीज में कुछ भी हो सकता है, उसकी बात नहीं कर रहा। हाँ, इधर देखिए आप लोग। आपने देखा कि जैसे बंदूक से निकली है गोली, कहाँ जाएगी? स्ट्रेट। स्ट्रेट जाती हुई दिखेगी या वेव की फॉर्म में जाती है? स्ट्रेट जाती है, ये तो मानते हो ना? हाँ। तो हमारे पास आपको तो ऐसी दिखती है कि बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, पर डी ब्रॉगली कहता है नहीं, वो तो वेव की फॉर्म में जाती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही सोचा है इसने। इसने ये हाइपोथेसिस ये इसका सोचना ही है कि लाइट है ना, जो मैटर हमारे पास है, वो एक्चुअली उसके साथ वेव भी एसोसिएट होनी चाहिए, और वेव एसोसिएट होती है। एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूँ। हमारे पास मान लीजिए एम मास की बंदूक से निकली हुई गोली, जिसका मास है 0.12 kg, नॉर्मल स्पीड से मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, बहुत ज्यादा स्पीड नहीं है। अगर इसकी आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करो, लैम्डा बराबर एच बाय एम बी। एच हमें पता है, एम और वी आपको पास है, तो इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ अप्रोक्स आती है 10⁻⁻34 मीटर अप्रोक्स। मतलब अप्रोक्स 10⁻⁻24 एंगस्ट्रोम। ये आई उसकी वेवलेंथ, जो बंदूक से गोली निकली है। वेवलेंथ किसकी होती है? वेव। मतलब उसके साथ वेव एसोसिएट है, पर ये वेवलेंथ इतनी कम है कि ऑब्जर्वेबल नहीं है, पर एसोसिएट तो है। तो इसने सही सोचा था। इसकी हाइपोथेसिस ये थी कि वो जो मैटर है उसके साथ वेव भी एसोसिएट होनी चाहिए, और वेव होती है, वेव की फॉर्म में जाती है एक्चुअली। पर वो वेवलेंथ इतनी कम है कि आप किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते, आप ऑब्जर्वेबल नहीं है, पर एसोसिएट तो होती है। सोचा तो इसने बिल्कुल सही था, जो भी बंदूक से गोली निकली है। पर इसने ये भी कह दिया था, जैसे मैं आपसे कहूं ये कोई पार्टिकल है, अगर ये रेस्ट पर रखा हुआ है तो क्या इसके साथ कोई वेव एसोसिएट होगी? इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो बच्चों कि जो वेव एसोसिएट होती है वो हमेशा मूविंग पार्टिकल के साथ होती है, रेस्ट पार्टिकल के साथ नहीं। किसके साथ होती है? मूविंग पार्टिकल के साथ। तो ध्यान रखना, हमेशा जो मैटर वेव हमारे पास एसोसिएट होती है वो मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएट होती है। अब कंप्लीट डिफाइन कर रहा हूं मैटर वेव को, सुनिए। मैटर वेव्स होती है मैटर के मूविंग पार्टिकल के साथ। किसके पार्टिकल के साथ? मैटर के मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएट वेव्स क्या कहलाती है? मैटर वेव्स। मैटर का पार्टिकल होना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो मैटर में एग्जिस्ट करते हैं, न्यूट्रॉन। मैटर के मूविंग पार्टिकल के साथ ये डिफाइन किए, व्हेन मैटर पार्टिकल इज इन मोशन देन वेव एसोसिएटेड विद इट इज नोन एज मैटर वेव। मैटर के मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएट वेव्स वो हमारे पास कहलाती है बच्चों मैटर वेव्स। अब देखिए, अगर हम बात करें हमारे पास जो टाइप्स ऑफ वेव है, टाइप्स ऑफ वेव, टाइप्स ऑफ वेव्स में सबसे पहली हमारे पास आती है बच्चों ईएम वेव्स। दूसरी कौन सी? मैकेनिकल वेव्स। और कौन सी? साउंड वेव। यही तो होती है मैकेनिक, खोपड़ा खराब है क्या तुम लोग? मैटर वेव्स।
तीसरी वेव हमारे पास आई, पहले तक पता नहीं था, अब हमें पता पड़ा कि मैटर वेव एक तीसरी तरह की वेव। अगर बात करें इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास मैटर वेव्स की, शॉर्ट में पूरे चैप्टर में मैटर वेव को इस तरह से लिखना है अपने को, MW मैटर वेव्स। मैं आपसे कहूं कि प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आती है मैटर वेव्स की, कि मैटर वेव्स आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल्स। किसके साथ एसोसिएट? मूविंग पार्टिकल्स। आइदर पार्टिकल इज चार्ज, अनचार्ज, या मैक्रो या फिर माइक्रो, कैसा भी पार्टिकल है उस मैटर का पार्टिकल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल चार्ज पार्टिकल हो, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अनचार्ज हो, न्यूट्रॉन है, कैसा भी पार्टिकल है, मैक्रोस्कोपिक हो या माइक्रोस्कोपिक हो, कैसा भी पार्टिकल है, बस कंडीशन है कैसा होना चाहिए, मूविंग कंडीशन में होना चाहिए। अगर मूविंग कंडीशन में है तो उसके साथ मैटर वेव एसोसिएट होनी चाहिए, डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग। तो मैटर वेव्स इसने कहा ऑलवेज एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल्स, आइदर पार्टिकल इज चार्ज, अनचार्ज, मैक्रो या माइक्रो। इसने ये कहा था कि जो देखो डी ब्रोगली की एक इक्वेशन लैम्डा बराबर h/p, वेवलेंथ किसकी होती है? वेव। वेवलेंथ किसकी होती है? वेव। और मोमेंटम किसका? पार्टिकल। इसकी एक इक्वेशन वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी, मतलब कैसी नेचर? डुअल नेचर। पर इसने कहा था एक इंस्टेंट पर केवल एक ही नेचर पॉसिबल है। इसने कहा देयर इज नॉट अ सिंगल एक्सपेरिमेंट इन विच बोथ द नेचर्स आर साइमल्टेनियसली एग्जिबिट। एक इंस्टेंट पर एक ही। अगर रेस्ट पर है तो पार्टिकल, और मूव कर रहा है तो वेव। हम भी मूव करते हैं, हमारे साथ भी वेव एसोसिएट होती है, पर ऑब्जर्वेबल नहीं है। मास हमारा ज्यादा, वेवलेंथ क्या है कि बहुत कम। ऑब्जर्वेबल, तो ऑब्जर्वेबल हमारे पास ध्यान रखें ऑब्जर्वेबल नहीं है पर एसोसिएट तो है। तो मैटर वेव्स इसीलिए डिफाइन किए थे, मैटर के पार्टिकल के साथ एसोसिएट वेव्स। अब दूसरी प्रॉपर्टी आती है कि मैटर वेव्स जो होती है, इसने कहा था एक इंस्टेंट पर एक ही, रेस्ट पर है तो पार्टिकल नेचर, अगर मूव करेगा तो वेव नेचर हमारे पास। मैटर वेव्स आर डिफरेंट फ्रॉम, मैटर वेव्स जो होती है डिफरेंट फ्रॉम ईएम वेव्स। क्यों? क्योंकि जो ईएम वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपने पढ़ी होगी, गामा रेस, एक्सरे, ईएम वेव स्पेक्ट्रम बनवाया था ना, गामा रेस, एक्सरेस, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो, ये सारी जो रेस हैं वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होती। मतलब न्यूट्रल रेडिएशन हमारे पास है, मतलब फोटोन्स ही हैं, क्या है? और फोटोन का रेस मास कितना? जीरो, और चार्ज भी जीरो इनका। पर मैटर वेव्स जो होती है वो मैटर के पार्टिकल के साथ एसोसिएट होती है, इनका रेस मास जीरो नहीं होता, नॉन जीरो रेस मास होता है इनका। नॉन जीरो रेस मास वाले पार्टिकल्स के साथ एसोसिएट होती है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, रेस मास कितना होता है? 9.1 इंटू। इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन, इनका रेस मास होता है, मतलब ये तो जीरो रेस मास, उनका नॉन जीरो रेस मास वाले पार्टिकल्स के साथ एसोसिएट है मैटर वेव्स। तो ये इनसे डिफरेंट है। अच्छा बताइए, क्या गामा रेज ईएम वेव है या नहीं? सॉरी, गामा रेज जो है मैटर वेव है या नहीं? है क्या? मैंने अभी बोला है डिफरेंट होती है उनसे। गामा रेज, एक्स रेज, ये ईएम वेव है, ये मैटर वेव नहीं है। क्योंकि मैटर वेव जो होती है वो मैटर के पार्टिकल के साथ एसोसिएट होती है, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, ये मैटर के पार्टिकल्स नहीं है। ये तो क्या एनर्जी के पैकेट्स हैं, फोटोन है। इट इज, फोटोन इज नॉट अ मटेरियल पार्टिकल, इट इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी। मैटर के पार्टिकल के साथ एसोसिएट वेव को ही ध्यान रखना मैटर वेव नाम दिया गया है। मैटर का पार्टिकल होना चाहिए, ये फोटोन्स है हमारे पास। और तीसरी प्रॉपर्टी आती है कि मैटर वेव्स जो होती है आर डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम किससे डिफरेंट? मैकेनिकल वेव्स। पहले मैं बोला मैटर वेव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईएम वेव्स, अब बोल रहा हूं मैटर वेव्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैकेनिकल वेव्स। सर मैकेनिकल वेव से डिफरेंट क्यों? मैकेनिकल वेव्स एग्जांपल आप सब जानते हो, साउंड वेव्स। अरे होती है नहीं, जिनको मीडियम करने के लिए, मतलब मूव करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर, पर मैटर वेव कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, ये इनसे भी डिफरेंट है। इनसे डिफरेंट थी मैटर वेव्स ईएम वेव्स से। मैटर वेव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईएम वेव्स बिकॉज मैटर वेव्स कैन एसोसिएटेड विद पार्टिकल्स हैविंग नॉन जीरो रेस मास। मैटर वेव्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैकेनिकल वेव्स बिकॉज मैटर वेव कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, वो और वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करते। कौन? मैकेनिकल वेव, उनको मूव करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट। एंड अकॉर्डिंग टू द मैक्स बॉन्ड, कलर ऑफ मैटर वेव,
किस कलर की होती है मैटर वेव? ध्यान रखना, कलरलेस होती है। प्रोबेबल वेव्स हैं, इमेजिनरी वेव्स हमारे पास हैं, कलरलेस होती है, इनका कोई कलर नहीं होता। ये सब इनकी प्रॉपर्टीज हमारे पास। तो जितना भी मैंने अभी आप लोगों को बताया थ्योरेटिकल जो है हाइपोथेसिस क्या थी, क्या सोचा गया मैटर वेव्स की, उसकी बात करते हैं। आपसे पूछते हैं, जवाब दीजिए फटाफट बताना। हमारे पास लाइट की कैसी नेचर? डुअल, पार्टिकल और वेव। कुछ एक्सपेरिमेंट में पार्टिकल, कुछ में वेव, मतलब लाइट तो डुअल है, पर एक इंस्टेंट पर एक, रेस पर है तो रेस पर है तो रेस, वेरी गुड। और पार्ट कोबरा फोड़ दूं रेस पर है तो पार्टिकल, मूव करेगा तो वेव। अच्छा, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस बताइए, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या सोचा? डी ब्रोगली, अपना अपना समय खराब ना करें, इधर देखो। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पूरा जो यूनिवर्स है किन दो चीजों से मिलके? लाइट रेडिएशन और मैटर। अब क्या हाइपोथेसिस थी कि अगर लाइट रेडिएशन डुअल नेचर, रिवाइज करो, अगर लाइट रेडिएशन डुअल नेचर शो करते हैं तो मैटर को भी डुअल नेचर शो करना, समझ में आ गया? मतलब उस मैटर के साथ भी वेव एसोसिएट होनी चाहिए। किसने सोचा? डी ब्रोगली ने। अच्छा, पहली प्रॉपर्टी मैटर वेव्स की, मैटर वेव्स आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल, आइदर पार्टिकल इज चार्ज, अनचार्ज, मैक्रो या माइक्रो। बस कंडीशन क्या है? मूविंग। मैटर वेव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईएम वेव। कैसे डिफरेंट? ये जीरो रेस मास और वो नॉन जीरो रेस मास। मैटर वेव आर डिफरेंट फ्रॉम मैकेनिकल वेव। कैसे? क्योंकि मैकेनिकल वेव को मूव करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता, वो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता। और कलर ऑफ मैटर वेव कलर है। कुछ समझ में आई बात? ये तो अभी अपन ने सोचा है, जो भी इन्होंने सोचा था हाइपोथेसिस, उसकी बात की थी। अब देखिए, सबसे पहले अपन इसमें बात करते हैं रिलेशन, न्यूमेरिकल पार्ट पे आ रहे हैं। रिलेशन बिटवीन, अब देखो शॉर्ट में लिखूंगा पूरे चैप्टर में, आपको भी ऐसे लिखना है। बार बार क्वेश्चन न्यूमेरिकल करेंगे तो वर्ड आएगा डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो आपको शॉर्ट में इस तरह से लिखना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है? रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी, मैंने मान लिया के, इसमें रिलेशन निकालते हैं। बताओ बच्चों, कोई भी, जवाब देना, कोई भी एम मास का पार्टिकल अगर वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक कितनी होती? हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई कर दूं, आपको कोई दिक्कत है? एम स्क्वायर वी स्क्वायर पी स्क्वायर बाय 2m, के बराबर पी स्क्वायर बाय 2m, तो पी बराबर अंडर रूट 2m के। अच्छा, अगर उसका मोमेंटम आ गया तो क्या उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ आएगी? कैसे आ जाएगी? लेमडा बराबर h बाय पी की जगह अंडर रूट 2m के, ये उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, वेवलेंथ किस में आएगी देखें, बताओ तो यूनिट? मीटर में। सीधी सी बात है, जूल सेकंड में। तो ये आपके, ये किस में हुआ? केजी में। और तो ये किस में? जूल में। तो सॉल्व करोगे नेट किस में आएगा? मीटर में। अब बात करते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल के साथ एसोसिएट डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करते हैं। देखो इधर बच्चों, कोई भी चार्ज पार्टिकल Q, अगर V पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट है, V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, तो बताइए उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? कितनी होगी? QV, जानते हो ना, K बराबर Q इंटू V। V क्या है यहाँ? पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैं एक टर्म बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये तो आपने पढ़ा हुआ, K बराबर QV, पढ़ा नहीं पढ़ा? अभी पढ़ा था फोटो में, Kmax बराबर EV नोट, पढ़ा था क्या? यहाँ चार्ज Q है, Q इंटू V हमारे पास हो रहा है काइनेटिक एनर्जी। अच्छा बताइए, एक टर्म बोल रहा हूँ जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व होंगे, आगे आपको पता पड़ेगा जब क्वेश्चंस करोगे। ये पॉइंट ध्यान रखना, पोटेंशियल इज अ मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या बोला मैंने? बोली, पोटेंशियल इज अ मेजर ऑफ काइनेटिक। अगर आपको कभी भी काइनेटिक पूछे ना, तो सबसे पहला काम ध्यान रखना पोटेंशियल निकालना है, बाकी कुछ भी मत सोचना, अगर आसान बनाना है क्वेश्चन को। जैसे मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास मान लो 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट है, तो बताइए इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि हम जानते हैं K बराबर Q इंटू वी। Q कितना है? E। और V कितना है? 2 वोल्ट। तो कितनी आएगी? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल इज अ मेजर ऑफ काइनेटिक। 5 वोल्ट से एक्सीलरेट है, 5 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी तो क्या उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ आ जाएगी? यहाँ रख दो K बराबर QV, ये चार्ज पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ H अपॉन अंडर रूट
2m, k की जगह कितना qv, जहां v क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। कुछ समझ में आई बात? तो यहाँ तक तो अभी अपन नोट करते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब नोट कैसे करना है देखिए, कहाँ तक नोट किया आपने अभी तक? यहाँ तक लिख लो सबसे पहले, मैं लिखवा रहा हूँ उसके बाद आपको। यहाँ तक लिखिए पहले, यहाँ तक मतलब, हाँ यहाँ तक ही फटाफट लिखें। जिसने लिख लिया कोई बात नहीं, साइड में लिख लेना जो मैं लिखा रहा हूँ। फिर यहाँ तक लिख लीजिए पहले फटाफट। कॉम्पटन इफेक्ट और रमन इफेक्ट क्या होता है? अभी कुछ बोला था, कौन पूछ रहा है पहले बताओ? तुमने बोला ना, बालक मैं खोपड़ा फोड़ दूंगा। क्या बोला है मैंने? पढ़ाएंगे अभी बाद में, सिलेबस में नहीं है, लास्ट में पढ़ा देंगे। समझ में आ गई? भूल गए तो नहीं तो एक बार क्या दीवार के खोपड़ा मारो, कभी नहीं भूलोगे। यहाँ तक कंप्लीट होते ही बता देना। तो सबसे पहले मैं आपको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो है ना, इसे डिफाइन कर रहा हूँ, उसको लिखवा रहा हूँ, लिखिए। एंटायर यूनिवर्स, एंटायर यूनिवर्स इज कंपोजिशन ऑफ टू थिंग्स। एंटायर यूनिवर्स entire universe is composition of two things: light radiation and matter. If light possesses dual nature, if light possesses dual nature, then if light possesses dual nature, क्या लिखाया था मैंने लास्ट? then there should be light possesses dual nature, then there should be a dual, there should be the dual nature of matter also. If light possesses dual nature, then there should be the dual nature of matter also. इसके बाद बोर्ड पे ये जो लिखा हुआ है यहाँ तक फटाफट नोट करें, यहाँ तक, यहाँ तक। इसको नहीं लिखना है ना, यहाँ तक लिखिए। हाँ ये फॉर्मूला भी लिखना है, जो भी लिखा हुआ है बोर्ड पे, इसके बाद ये सब लिखना है आपको ना। अभी बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ आपको कि मैटर वेव डिफरेंट कैसे है ईएम वेव से। क्योंकि ईएम वेव स्पेक्ट्रम बेटा आपने देखा है, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, ये सब है लाइट स्पेक्ट्रम, मतलब फोटोन्स, जिनका रेस मास 0 होता है। और जो मैटर वेव्स हमारे पास होती है वो मैटर के पार्टिकल के साथ एसोसिएट होती है। और मैटर के पार्टिकल मतलब जो मैटर में एग्जिस्ट करता हो, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिनका रेस मास 0 नहीं होता। तो इनका रेस मास 0 नहीं होता, इस तरह से डिफर करती है। देखो ऐसा है, इनमें छापने में समय खराब नहीं करना, मेनली न्यूमेरिकल पार्ट पे आना है अपने को। तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है, तो इनको तुरंत लिखें ताकि न्यूमेरिकल ज्यादा सॉल्व कर सके अपन। हो गया बच्चों?
अरे हो गया अब तो। अब इधर देखिए बच्चों, फटाफट बताना, आप लोग देंगे, आपको पता है ना क्या है? आप इलेक्ट्रॉन का मास पता है बच्चों कितना होता है? 9.1। वेरी गुड वेरी गुड। क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है कितना? बस बस बस। मास भी पता है, चार्ज भी पता है, एच कांस्टेंट, टू भी कांस्टेंट। क्या ये सारी टर्म कांस्टेंट है? और ये वैल्यू आपके पास इलेक्ट्रॉन के लिए आती है अप्रोक्स 12.27 अपॉन रूट वी। वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। और वेवलेंथ किस में आएगी? एंगस्ट्रॉम। इसे वोल्ट में रखोगे तो ये आएगी आपके पास एंगस्ट्रॉम में। ये रिलेशन काम आएगा आगे आगे। अब स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करोगे लैम्डा ई स्क्वायर, यहाँ 150.6 इसका स्क्वायर करोगे अपॉन वी। तो मैं फाइनली वी अप्रोक्सीमेट लिख सकता हूँ 150 अपॉन लैम्डा ई स्क्वायर। ये रिलेशन ध्यान रखें। वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में तो ये आ जाएगा वोल्ट में। ये भी कहीं ना कहीं जरूर आपके काम आएगा। कैसे काम आएगा आगे देखेंगे जब पोटेंशियल के क्वेश्चंस करेंगे। सेकंड पार्टिकल हमारे पास आता है वो है प्रोटॉन। अच्छा बताइए, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होगा। क्या आप प्रोटॉन का मास बता सकते हो? वेरी गुड। मास ऑफ प्रोटॉन बताओ अप्रोक्सीमेट। क्या न्यूट्रॉन के मास के बराबर होता है? कितना बताओ तो? 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। क्या प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर मैग्नीट्यूड में होता है क्या? बस प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेट सेम होता है, फिर भी दोनों में किसका मास थोड़ा सा ज्यादा होता है? न्यूट्रॉन या प्रोटॉन? न्यूट्रॉन। फिर भी न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा होता है प्रोटॉन से, ध्यान रखें। और बीटा पार्टिकल का अगर नाम लिया जाए चैप्टर में, तो बीटा पार्टिकल वैसे अपन आगे पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी में। बीटा का मास किसके बराबर? इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। अभी इतना सा ध्यान रखें, किसके बराबर? इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर। अगर आप यहां पर रखोगे मास चार्ज प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ आती है 0.286 अपॉन रूट वी। ध्यान नहीं रखना, कहीं काम नहीं आएगा आपके। काम केवल ये इलेक्ट्रॉन वाला रिलेशन ही काम आता है। डेविसन जर्मन में भी आएगा आपके काम ही, इसलिए इसकी बात करिए। इनका तो मास चार्ज पता होना चाहिए। अच्छा क्या आप बता सकते हो बच्चों, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से अप्रोक्स 1836 या 37 या 340 अप्रोक्स लिख सकते हो आप तो, टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पता है नहीं पता? इलेक्ट्रॉन से इतना टाइम्स आपके पास ज्यादा होता है प्रोटॉन का मास अप्रोक्सीमेट। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है, प्रोटॉन के बाद आता है बच्चों ड्यूट्रॉन। ये सब क्वेश्चंस में काम आएंगे। ड्यूट्रॉन D12 या H12 से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्या बच्चों आप बता सकते हो मास ऑफ ड्यूट्रॉन अप्रोक्सीमेट 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। और चार्ज किसके बराबर? सेम एज प्रोटॉन। वेरी गुड। और प्रोटॉन का चार्ज किसके बराबर मैग्नीट्यूड में? इलेक्ट्रॉन के। अगर न्यूट्रॉन के लिए अगर आप यहां रखोगे ना मास चार्ज, तो पोटेंशियल की टर्म में आपके पास आएगा 0.202 अपॉन रूट भी आता है। काम नहीं आएगा, इसलिए कोई जरूरत नहीं है। मास चार्ज पता होना चाहिए, वो लिखा दिया। और एक हमारे पास है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस बोलते हैं, डब्ल्यू आइनस हीलियम न्यूक्लियस। इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, कहां पर? रेडियो एक्टिविटी में। अभी केवल इतना सा ध्यान रखें, अल्फा पार्टिकल की बात करें तो अल्फा पार्टिकल का मास कितना? 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। और चार्ज कितना? 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ये लिखिए। हाँ अप्रोक्सीमेट ध्यान रखना, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में काम आएगा आपके। अब आते हैं अपन बच्चों न्यूमेरिकल पार्ट पे।
लिखिए, देखो सबसे पहला रिलेशन हमने पढ़ा था बच्चों, लेमडा बराबर एच बाय पी या एच बाय एम वी। अब इस पर जितनी भी वैरायटी बनती है क्वेश्चंस की, धीरे धीरे लेवल बढ़ाता जाऊंगा मैं क्वेश्चन का, जितने भी क्वेश्चन मतलब बन सकती है जो वैरायटी, वो सारे क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले अपन रिलेशन यूज ले रहे हैं, लेमडा बराबर एच बाय पी या एच बाय एम वी पर जो वैरायटी बनती है ना। पहला क्वेश्चन लिखिए, और पूरे चैप्टर में ध्यान रखें, जब भी मैं आपसे बोलूं मैटर वेव्स, इस तरह से शॉर्ट में लिखना, बार बार वर्ड आएगा। और अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलूं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इस तरह से लिख लें दोनों वर्ड, है ना। लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, व्हाट शुड बी, क्वेश्चन लिखिए बच्चों, व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन, व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन, what should be the velocity of neutron so that its momentum becomes equal to that of photon, its momentum becomes equal to that of photon of wavelength. What should be the velocity of neutron so that its momentum becomes equal to that of photon, equal to that of photon of wavelength 200 nanometer. फोटोन की वेवलेंथ कितनी दे रखी है, 200 नैनोमीटर। करिए ट्राई, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपका, अप्रोक्स आंसर बताइए कितना आएगा। किसी का भी आंसर आया हो? वन मीटर पर सेकेंड अप्रोक्स, वेरी गुड। जैसा उसने कहा है वैसा काम करिए। इधर देखो, उसने कहा व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन सो दैट इट्स मोमेंटम, न्यूट्रॉन का मोमेंटम कितना होगा, mv, सो दैट इट्स मोमेंटम इज इक्वल टू दैट ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ। फोटोन का मोमेंटम कितना होता है, h बाय लेमडा, क्योंकि फोटोन का मास डिफाइंड नहीं है, फोटोन के लिए mv मत लगा देना, मास डिफाइंड नहीं है, फोटोन का मोमेंटम होता है p बराबर h बाय लेमडा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी e बाय c, लिखवाया था। तो आप दोनों को इक्वेट करके वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन आप यहां से निकाल सकते हो, vd h अपॉन एम डी इंटू लेमडा पी। h की वैल्यू 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27। अच्छा लेमडा किस में रखोगे, मीटर, मीटर में कन्वर्ट करो तो 200 इंटू 10 की पावर माइनस 9। अब सॉल्व करते हैं, पहले पावर वैल्यू देखो, वैल्यू 1.6 है इंटू 2, 1.6 अप्रोक्स है, इंटू 2 करोगे तो 3 पॉइंट, और 3.2 इंटू 2 6 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, और ये 6.6 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा अप्रोक्स, कैंसिल होगी वैल्यू तो। अब पावर देखोगे तो यहाँ 10 की पावर माइनस 34 और प्लस 34 पूरा सब कुछ कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 1। यहाँ भी आपके पास देखो 10 की पावर माइनस 34 बन रहा है, अरे बन रहा है नहीं, तो ये फाइनली कितना आ गया अप्रोक्स, 1 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट, वेरी गुड। फोटोन के लिए देखो, जिसका मास डिफाइंड नहीं है
उसके लिए फिर फोटोन है वो, जिसका मास डिफाइन नहीं है। क्या पता है आपको फोटोन का मास कितना होता है? नहीं। तो फोटोन की अगर बात करें फिर उसके लिए हमेशा या तो h बाय लेमडा या e बाई सी लगाते हैं मोमेंटम, है ना। m इंटू वी नहीं लगा सकते। अदर देन फोटोन किसी भी पार्टिकल के लिए लगा सकते हैं mv, क्योंकि सबका मास डिफाइंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इफ ड्यूट्रॉन, क्वेश्चन लिखिए, इफ ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बोर्ड पे देख लें, ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा, ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा एंड बीटा, all are moving with same speed, all are moving with same speed, then arrange their, arrange their शॉर्ट में लिख लो डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इस तरह से लिख लेना शॉर्ट में, अरेंज देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन असेंडिंग ऑर्डर। आया आंसर? बताइए सबसे पहले क्या आएगा? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है बच्चों। तो सबसे पहले अल्फा, फिर ड्यूट्रॉन, फिर न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन और फिर बीटा। वेरी गुड। आप जानते हो बच्चों लैम्डा बराबर होता है h बाय एम वी। ठीक है, h फिक्स है, जो भी क्वेश्चन करें इस तरह से करें, आगे जो कांस्टेंट है उनको हटाइए, सबका v सेम दे रखा है, सब सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूं लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/m। अब आपको अरेंज करना है, असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहा है, छोटे से बड़े बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, स्मॉल से लार्ज। तो आप मुझे बताइए सबसे पहले सबसे कम वेवलेंथ आनी चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब तो ये हुआ सबसे पहले सबसे कम, और कम वेवलेंथ किसकी होगी? इसका मास सबसे ज्यादा। तो क्या बता सकते हो सबसे ज्यादा मास? अल्फा। अल्फा से थोड़ा सा कम मास इनमें से ड्यूट्रॉन, उससे थोड़ा कम न्यूट्रॉन, उससे कम, सबसे कम बीटा। ये असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास आ गई। नेक्स्ट ये डायग्राम बनाइए और ये ऑप्शंस लिखिए, क्वेश्चन अभी बता देता हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, अच्छा ये डायग्राम बनाइए, ऑप्शंस लिखिए, क्वेश्चन में बताता हूँ अभी आपको। बच्चे स्क्रीन आ रही नहीं आ रही है? बच्ची पूछ रही है स्क्रीन नहीं आ रही।
बच्चों दिख रहा है, दिख रहा बोर्ड पे लिखा हुआ? अरे बोलो। ठीक है, तो बेटा आप कहीं रिफ्रेश करिए, आपको दिक्कत हो रही है सब। हाँ बच्चों, देखो क्वेश्चन सुनिए। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दो पार्टिकल, दो इलेक्ट्रॉन, मतलब वो एंटर करते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में और एक मैग्नेटिक फील्ड में। क्वेश्चन सुनना ढंग से। एक इलेक्ट्रॉन तो एंटर कर रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग, ठीक है, एंटर किया है स्टार्टिंग में। और दूसरा इलेक्ट्रॉन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो सर्कुलर पाथ पे मूव कर जाता है। दोनों मैटर के पार्टिकल है, मूविंग कंडीशन में, तो वेव तो एसोसिएट होगी। तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएट डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर लैम्डा 1 हो, और इस इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएट डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर लैम्डा 2 हो, तो करेक्ट ऑप्शन होगा। बोलिए, आंसर आएगा थर्ड। देखिए किस तरह से, आप सब जानते हो कि लैम्डा बराबर क्या होता है, एच बाय एम वी। एच कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट, तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वी। लैम्डा 1 इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V1, लैम्डा 2 इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V2। क्या आप बता सकते हो, अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग एंटर किया है, तो इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। क्या इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इधर लगेगा या नहीं? तो इसकी जो V है वो बढ़ेगा कम होगा? कम होगा। भाई वो एंटर ऐसे किया था इस डायरेक्शन में, फोर्स अपोजिट लग रहा है, तो इसका V को बढ़ाएगा कम करेगा? कम करेगा। अगर V कम होगा तो लैम्डा बढ़ेगा, तो लैम्डा 1 तो बढ़ेगा। और आपको मैग्नेटिक फील्ड में तो पता है, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ चुके हो, मैग्नेटिक फील्ड में आपको अच्छे से पता है कोई भी पार्टिकल मूव करता है क्या कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है? और अगर स्पीड कांस्टेंट हमारे पास तो लैम्डा भी कांस्टेंट, तो ये भी आपके पास कांस्टेंट होगा, तो आंसर क्या आएगा, थर्ड। अरे कुछ समझ में आई बात? समझ में आ गया? अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जवाब दो देंगे कितना समझ में आया। अगर मैं क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन कर दूं तो आंसर क्या आएगा? समझ में आ गया? वेरी गुड। क्योंकि प्रोटॉन पर फोर्स लगता है पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग फोर्स लगेगा तो इसका वी बढ़ेगा, वी बढ़ेगा तो लैम्डा कम होगा। समझ में आई बात? नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखिए, पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू, क्वेश्चन लिखिए, पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू, मास स्मॉल एम, मास स्मॉल एम, initially at rest, particle of charge q, mass small m, initially at rest, it is moving in, it is moving in uniform electric field, it is moving in uniform electric field, capital E, uniform electric field, capital E, then find rate of change of de Broglie wavelength
रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेन एट टाइम टी। नहीं, ऑप्शन नहीं लिखना है, बस इनके टर्म्स में आंसर बताना। आ गया आंसर? फोर्थ आंसर आ रहा है? देखिए कितने बच्चों का आ गया फोर्थ। वेरी गुड। बाकी सॉल्व करिए। जिसका आंसर फोर्थ आया, अच्छा ये बताओ, अगर आपसे ऐसा पूछता क्वेश्चन में, रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेन की जगह डी ब्रॉगली वेवलेन दैट टाइम टी इज गिवन बाय, तो कौन सा आंसर आता? वेरी गुड। देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर अपन बात करें, ध्यान से समझ लेना, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया नेक्स्ट नहीं बनेगा। आप सब जानते हो लेमडा बराबर क्या होता है? एच बाय एम बी। ठीक है, पहले डी ब्रॉग आपसे कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एट टाइम टी। एच और एम तो कांस्टेंट है, बस हमें वी चाहिए टी टाइम पर पहले तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आएगी, फिर रेट ऑफ चेंज की बात कर लेंगे बाद में। पहले वी निकालते हैं टी टाइम पे। आप सब जानते हो जो वी बराबर क्या होता है? यू प्लस ए टी। इनिशियली किस पे था? रेस, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो वी बराबर क्यू टी, क्यू इंटू टी। अच्छा बताओ, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, फोर्स कितना? क्यू ई। एम मास का एक्सीलरेशन ए है तो फोर्स एम ए, तो यहां से उसका एक्सीलरेशन कितना आ गया? क्यू ई बाय एम। जो भी आपको क्यू एम और टी इनकी टर्म्स में, एम इनकी टर्म्स में एक्सीलरेशन हमारे पास ये आ गया, यहाँ रखोगे तो क्यू ई बाय एम इंटू टी, ये आपके पास आ गया एम इंटू वी, सॉरी वी बराबर ए इंटू टी। यहां से अगर एम वी की मोमेंटम की जो वैल्यू देखें तो क्यू ई टी हमारे पास आ गई। अगर आपसे डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछता तो आप क्या करते? लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी, और एम वी की जगह क्या रख देते? क्यू ई टी। अगर पूछता तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो ये फर्स्ट आंसर आ जाता। पर आपसे पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मतलब आपको क्या सॉल्व करना है? डी लैम्डा बाय डी टी, ये पूछ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो एच क्यू ई ये तो कांस्टेंट है, एच अपॉन क्यू ई ये कांस्टेंट है। डिफरेंशिएट करिए किसका? इधर डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में किया है तो इधर टी का कर रहे हैं, मतलब टी की पावर -1। और आप सब अच्छे से जानते हो, क्या जानते हो बच्चों? एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन एन, एक्स की पावर n-1, ये पता है या नहीं? तो बस आपका आंसर आ गया बच्चों यहाँ पर माइनस का h अपॉन क्यू ई टी स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा कौन सा? 4। कुछ समझ में आई बात? नोट करिए। हाँ फोर्थ आएगा, बहुत बढ़िया। ये जितने भी क्वेश्चंस अभी तक अपन ने करे हैं सब लेमडा बराबर एच बाय पी एच बाय एम वी पर चल रहे हैं सब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
टेस्ट वेस्ट हो गया क्या आप लोगों का? कैसा हुआ? रिजल्ट ही आ गया हुआ आप लोगों का? तो आगे क्या टॉप 10 में आया हो कोई इस बैच में से? आया वेरी कौन सी रैंक आई है? 10th आई है, वेरी गुड। और सेकंड आई है, बहुत बढ़िया। और कौन है? 6 आई है, बहुत बढ़िया बच्चा। सेकंड रैंक किसकी आई थी दिखे? क्या नाम है बेटा? मेहनत करिए बच्चों, बहुत बढ़िया। देखो लेम आप सब इधर बताइए मुझे, ये तो हो गया ना कंप्लीट? और मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? तो जब पूछता हूँ ना, उधर वाले बच्चों से पूछता हूँ तो इधर वाले बच्चे कहते हैं यस सर आवाज आ रही है। जब इधर से पूछता हूँ तो जवाब ही नहीं। अरे मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? तो ये पूछ रहा हूँ, ये कंप्लीट हो गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हूँ, लिखिए। इलेक्ट्रॉन ऑफ मास स्मॉल एम, क्वेश्चन लिखिए। इलेक्ट्रॉन ऑफ मास स्मॉल एम चार्ज स्मॉल ई, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास स्मॉल एम चार्ज स्मॉल ई moving with initial velocity, moving with initial velocity v बराबर v नॉट आई कैप, मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी v बराबर v नॉट आई कैप is in electric field, is in electric field E बराबर E नॉट J कैप, is in electric field E बराबर E नॉट J कैप if lambda नॉट बराबर h अपॉन एम वी नॉट, ये गिवन है आपको, lambda नॉट इज इक्वल टू h अपॉन एम वी नॉट, then इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ, शॉर्ट में लिख लेना, इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ एट टाइम टी इज गिवन बाय, ऑप्शन आपको लिखने नहीं है, इनकी टर्म्स में आंसर बताना है। और इसी तरह का क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में आया हुआ भी है, तो इसको ट्राई करिए, और जो आया हुआ क्वेश्चन है वो आपके मॉड्यूल में मिल ही जाएगा, इसको सॉल्व करिए। उसमें थोड़ा सा चेंज अपन ने कर दिया है, ऑप्शन ना लिखें, आप ट्राई करिए। थोड़ा बहुत अप्रोच कुछ वैसी है जैसे इससे पहले वाला आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था। मैंने कहा था धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाते जाएंगे अपन। किसी से अगर एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो टेंशन नहीं लेनी, बस आपको ये देखना है कि अटेम्प्ट कैसे किया, क्योंकि हर क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट हमारे पास जरूर होगा। और ये जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं सब लेमडा बराबर एच बाई पी एच बाई एम बी का, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी। क्वेश्चन बस ये देखना है कि कैसे अटेम्प्ट किया, बस वो सीखना है। क्वेश्चन जो सॉल्व किया जा रहा है समझ में आना चाहिए बस आपको। ट्राई करिए, एक बार ट्राई जरूर करिए ताकि आपको पता पड़ेगा आप कहाँ गलती पर हो।
किसी का आंसर आया हो कोई? फर्स्ट, फर्स्ट भी बता दिया, फोर्थ भी बता, थर्ड सेकंड भी बचा हुआ है अभी। आंसर आएगा फोर्थ। कितने बच्चों को आ रहा देंगे? बाकी सोल्व करिए, वेरी गुड। अगर आपसे पूछे इसी क्वेश्चन में, पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी एलिप्टिकल, हाइपरबोला, पैराबोला, या फिर सर्कल, स्ट्रेट लाइन, क्या होगा? पैराबोला। ये तो बात ठीक है आपकी। क्या बेटा? तो फर्स्ट आएगा आई केव। कुछ भी कर लो बेटा, आंसर तो फोर्थ ही आएगा। फर्स्ट तो तब आएगा जब मैं यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जेकेब है ना, इसको आई केब या माइनस आई केब कर दूंगा ना, तो फर्स्ट आएगा आपको। आई केब। और किसी का आंसर आया हो? देखो बच्चों, कैसे अटेम्प्ट करोगे। इनिशियल इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है बच्चों प्लस आई केप डायरेक्शन में, ध्यान से देखना। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है प्लस जे केप, इस तरह से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस जे केप डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस जे केप है तो फोर्स माइनस जे केप। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब मूव कर रहा है, इनिशियली प्लस आई केप में मूव कर रहा था, फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड। तो इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होगा कुछ इस तरह का, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। आप वही कंडीशन है प्रोजेक्टाइल मोशन, वहां भी पाथ ऑफ द पार्टिकल क्या होता है? इक्वेशन पढ़ी है ना। पत्थर फेंक रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, उसका पाथ आपके पास कुछ ऐसा ही हमारे पास होगा। तो आप यहाँ पर बताइए, ये तो उसका पाथ हुआ। इनिशियल वेलोसिटी थी वी नॉट। हम जानते हैं लैम्डा बराबर एच अपॉन एम बी। अगर वी इनिशियल वेलोसिटी रखें तो इनिशियल डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ गई लैम्डा नॉट। लैम्डा वो आपके गिवन है, ठीक है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड रखा है। हमें तो क्या चाहिए? डी ब्रॉगली वेवलेंथ एट टाइम टी। तो एच और एम तो कांस्टेंट है, बस आपको v बताना है टी टाइम पर। क्या बताना है? v एट टाइम t। मैंने आपको बता रखा है v टी टाइम पर कैसे निकाला था अभी। v बराबर u प्लस ए टी। अरे बच्चों बताओ, कुछ समझ में आ रहा है? v बराबर u प्लस ए टी, है ना। u की इनिशियल वेलोसिटी कितनी? ये रहा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो v नॉट आई कैप प्लस ए टी। ए कितना? q इलेक्ट्रॉन है, e बाय m, क्यू ई बाय एम। अरे होता है नहीं? वी नॉट बराबर यू, वी बराबर यू प्लस ए इंटू टी। अच्छा ये बताओ, अब इधर देखना, उसकी जो नेट वेलोसिटी होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? आई केब और प्लस जे केब, आई केब या माइनस जे केब के बीच में कहाँ होगी? आई केब और माइनस जे केब। अरे कुछ समझ में आ रही है? तो यहाँ क्या आएगा? माइनस जे केब। ऐसे माइनस प्लस से फर्क कोई पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि हमें तो v का क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना आता है? वेक्टर पढ़ा होगा तो आता होगा, आता है। तो कैसे निकालते हैं? आई केप के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे केप के कंपोनेंट का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, पता है। और ये वी उठा के कहाँ रख देंगे? यहाँ। तो आपके पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ जाएगी लैम्डा बराबर एच बाय एम इंटू वी। वी की जगह ये रख रहा हूं। अब मुझे बताइए, वी नॉट स्क्वायर बाहर निकाल रहा हूं, तो बाहर क्या आएगा? वी नॉट, ठीक है। वी नॉट स्क्वायर बाहर गया तो यहाँ तो बचा वन प्लस ई नॉट बाय एम का होल स्क्वायर और टी स्क्वायर बाय वी नॉट स्क्वायर, क्योंकि वी नॉट स्क्वायर बाहर निकाला था मैंने, इसका अंडर रूट। और इसको क्या लिख सकते हो पहली इक्वेशन से? लैम्डा नॉट। तो कौन सा आंसर आ गया बच्चों? फोर्थ। कुछ समझ में आई बात? नोट करिए। इधर कंप्लीट हो गया बच्चों का?
ओके, चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही।